जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। जम्बू टॉक्स में मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल। कहता हूं आप सभी को अभिनंदन, आप सभी का यथोचित अभिवादन। हम जब भारत की बात करते हैं तो इस देश की मिट्टी में कितने सारे लोगों का धर्म, उनका कर्तव्य, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व समाया हुआ है। क्योंकि भारत की बात आती है तो केवल जमीन की बात नहीं आती, किसी एक टुकड़े की बात नहीं आती, बल्कि जिन लोगों ने अपना जीवन खपाया है, जिसमें जिन्होंने अपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को भारत के लिए समर्पित किया है, जो अपने आप में भारत को समझते थे, उसकी बात आती है। और ऐसे ही लोगों में से एक व्यक्ति वो हैं जिन्हें हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन, जिन्हें हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से जानते हैं, जिन्होंने हमारे देश में दो दो प्रधानमंत्री दिए हैं। सबसे पहले पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरा वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। ऐसे संगठन के द्वितीय सरसंघ चालक होने का जिन्हें गौरव प्राप्त है, श्री गुरु जी, जिनकी की आज पुण्यतिथि है 5 जून 1973 को, 67 वर्ष की आयु में जो स्वर्गलोक पधारे थे। लेकिन इतनी आयु में जो कार्य उन्होंने किए थे, जो काम उन्होंने किए थे, वो काम बहुत बड़े थे। प्रतिभाशाली जीवन, आध्यात्मिक जीवन, और उसके लिए, उसके बाद संघ के लिए, देश के लिए समर्पित राष्ट्रीय जीवन। इदम न मम इदम राष्ट्राय, ऐसा कह के अपनी आहुति, अपना जीवन यज्ञ पूरा देश की सेवा के लिए समर्पित करने वाले ऐसे माधव सदाशिव राव गोलवलकर, आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मेरा आप सभी से, देखने वालों से निवेदन है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, डू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप पहले से जुड़ चुके हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने चैनल सब्सक्राइब जरूर किया होगा। ये भारत का विचार है, ये जम्बू द्वीप का विचार है, इसलिए इस विचारों से संबंधित ऐसी बहुत सी बातें आपको इस चैनल पर लगातार देखने को मिलती रही हैं और आगे भी मिलती रहेंगी। बगल वाली घंटी दबाकर बेल आइकॉन एक्टिवेट करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारा यथासंभव इस अभियान में गति प्रदान करने के लिए जो आपसे संभावित हो सकता है, यथेच्छा यथाशक्ति पत्रम पुष्पम अर्पित करके हम लोगों का सहयोग करते रहें। आइए स्वागत करता हूं मैं आज के हमारे पधारे हुए सम्माननीय अतिथि श्रीमान अजय कुमार पारिक साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अजय जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं। आप वर्तमान में दिल्ली में हैं और विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय सहमंत्री हैं। अखिल भारतीय सह सेवा प्रमुख का दायित्व आप संभालते हैं। इससे पहले बहुत समय नॉर्थ ईस्ट में आपने देखा है, अपना कार्यभार, अपने दायित्वों को संभाला है। और परम पूजनीय श्री गुरु जी, उपाख्य जिन्हें कहा जाता है, माधव सदाशिव गोलवलकर जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष उनके साथ में समय कुछ जिया होता है, उन पलों को, उन क्षणों को अनुभव किया होता है। अजय जी ऐसे ही कुछ सौभाग्यशाली लोगों में से एक है। अजय जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत जम्बू टॉक्स में। और शुरुआत करते हैं श्री गुरु जी, जिनकी आज पुण्यतिथि भी है। ऐसी दिव्यात्मा जब इस धरती पर आती है तो जन्मजात प्रतिभा लेकर के आती है। शुरुआत में आप प्रस्तावना में जो कुछ आप कहना चाहें, उसके बाद में हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। उनका व्यक्तित्व, उनका कर्तृत्व। श्री गुरु जी के बारे में बोलना बहुत कठिन है, क्योंकि उनका इतना विराट व्यक्तित्व था और इतना विलक्षण नेतृत्व था कि हजारों लाखों लोग उनके संपर्क में आए होंगे, उन्होंने गुरु जी को देखा होगा। लेकिन हम ये सोच सकते हैं कि गुरु जी को समझा कितने लोगों ने होगा, यह भी कहना कठिन है। वे अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परास्नातक थे और वहीं पर प्राध्यापक होने के बाद इतने लोकप्रिय हुए छात्रों में कि वहीं से उनको जो छात्रों के द्वारा दिया हुआ नाम श्री गुरुजी मिला, वो आजीवन उनके साथ रहा। और इसलिए संघ के बाहर के लोग बहुत बार उनके गुरुजी नाम को जानकर वो ये ऐसा समझते थे कि यही संघ के गुरुजी हैं, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में तो व्यक्ति गुरु नहीं है, भगवा ध्वज को गुरु बनाया है। परंतु श्री गुरु जी के साथ उनका ये श्री गुरु जी अभिधान इतना एकाकार हो गया था
कि उसी नाम से ज्यादातर लोगों ने उनको जाना, और वो एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व थे। इस रूप में हम उनको देखते हैं। अजय जी, आपने कहा कि वो आध्यात्मिक व्यक्तित्व थे, इस रूप में हम उनको देखते हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक व्यक्तित्व क्या शुरुआत से बन जाता है? क्योंकि जब हम देखते हैं कि जीवन में आगे बढ़ता है, बचपन से वो चीजें आगे बढ़ती हैं, तब कुछ चीजें निकल कर के सामने आती हैं। बहुत सारी छत्र छाया पड़ती होगी, माता पिता का होगा, पूर्व जन्म के संस्कार होंगे, उस समय का माहौल होगा, आसपास के लोग होंगे, उन सब से लेकर के जीवन गढ़ा जाता है। तो वो गढ़ता हुआ जीवन जो था, शुरुआती, जिसमें एक बीज का अंकुरण हुआ, पल्लवन हुआ, एक पौधा था और उसको सिंचाई हुई और उसके बाद में वो पेड़ बना। जैसा उनकी जीवनी में हम पढ़ते हैं, जानते हैं कि श्री गुरुजी बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक पाठी थे। एक बार पढ़ी हुई बात या एक बार सुनी हुई बात को कंठस्थ कर लेना उनका सहज स्वभाव था। घर में वो खेलते कूदते रहते थे बाल आयु में, और माताजी घर का कामकाज निपटाते समय कुछ श्लोक मंत्र इत्यादि बोलती थी। तो कहते हैं कि गुरुजी ने 5 वर्ष की आयु में ही, बचपन में उनको मधु कहते थे, तो मधु ने 5-6 वर्ष की आयु में ही राम रक्षा स्तोत्र और अनेक श्लोक मंत्र स्वाभाविक कंठस्थ कर लिए थे। तो उनके आध्यात्मिक जीवन के गढ़न जड़न में ये पारिवारिक संस्कारों का भी काफी बड़ा योगदान है। लेकिन आगे जाकर जब वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्ययनरत थे, उस समय क्योंकि अध्ययन थे, तो उन्होंने वहां के ग्रंथागार के 10,000 ग्रंथों को पढ़ लिया था। उनकी अभिरुचि बनी और वे सारगाछी में स्वामी विवेकानंद जी के गुरु भाई स्वामी अखंडानंद जी से दीक्षा लेकर उनके दीक्षित शिष्य इस रूप में भी वहां से जुड़े हुए, और सब सांसारिक मोह माया को छोड़कर वो उनके चरणों में आध्यात्मिक साधना के लिए भी चले गए, और उनकी बहुत इच्छा थी हिमालय में जाकर तपस्या करने की। ऐसा भी उनकी जीवनी में उल्लेख आता है। अजय जी, हम लोग देखते हैं कि पूत के पांव जो है वो पालने में दिखाई देते हैं। जैसे जैसे चंद्रशेखर आजाद की बात आती है, तो हमेशा एक बचपन का प्रसंग आता है जब उन्होंने उनको बेंत मारने का, कोड़े मारने का आदेश जो है वो जज ने दिया, और उन्होंने कहा कि मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम आजाद है, और मैं आजाद था, मैं आजाद रहूंगा। ये सब चीजें जब आती हैं तो फिर वो प्रसंग धीरे धीरे करके मन में बंधता चला जाता है, और उसी के चलते चंद्रशेखर आजाद जो है वो आगे तक पहुंचते हैं, वो संस्कार आता है। गुरुजी के बचपन से जुड़ा कोई प्रसंग अगर आप बताना चाहें। उनके प्रतिभाशाली जीवन के तो बहुत प्रसंग हैं जी, लेकिन जो मातृभूमि के लिए वो उन्होंने सर्वस्व समर्पण किया, उसका सूत्र उनके जीवन के एक बचपन के प्रसंग से इस रूप में मिलता है कि वो ऐसे ही अपनी बाल आयु में घर के बाहर कुछ खेल रहे थे। माताजी, जिनको ताई बोलते थे सब लोग, ताई अंदर घर का कुछ रसोई में कामकाज कर रही थी, तो ताई को अनुभव आया कि बाहर कुछ खटखट की आवाज हो रही है। तो जिज्ञासावश आकर उन्होंने जब देखा, तो छोटा मधु एक नुकीली कील जैसी कोई चीज लेकर, दूसरे हाथ में पत्थर लेकर, वो धरती में उसको गाड़ने का प्रयत्न कर रहा है। तो माँ ने कहा, अरे मधु, ये क्या करता है? ये धरती माँ है, तेरे इस व्यवहार से धरती माँ को कष्ट होता है। बेटा, ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे धरती माँ को कष्ट हो। तो मधु ने अपना वो उपक्रम रोककर पूछा कि तो माँ, मुझे क्या करना? मुझे तो इसमें आनंद मिल रहा है। तो माँ ने तुरंत कहा, जीवन में वही काम करना जिससे भारत माता सुख अनुभव करे, वो गौरवान्वित हो, उसका नाम सारे संसार में हो। इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करना जिससे भारत माता को कष्ट अनुभव हो। शायद हम ये मान सकते हैं कि उसके बाद वो बालपन में किस रूप में गुरुजी ने उस वाक्य का अर्थ लिया होगा, परंतु उन्होंने माता के द्वारा सरलता से समझाई हुई इस बात को इतना हृदयंगम कर लिया कि उनके जीवन की एक तरह से ये ध्येय वाक्य बन गया कि माँ को कष्ट नहीं देना, माँ को गौरवान्वित करना, और सारे जीवन की दिशा एक तरह से उनकी उसी रूप में आगे बढ़ी। ऐसा अपने को अनुभव आता है। बहुत सुंदर आपने जो कहा है कि बचपन में एक तरीके से धरती माता, भारत माता, वो माँ के स्वरूप से जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद में आगे बढ़ते चले जाते हैं।
आगे बढ़ते बढ़ते ये क्रम में, क्योंकि हम जब श्री गुरु जी की बात करते हैं, आपने प्रतिभा की बात की है, और प्रतिभा के कारण से ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो जब जाते हैं और उसी विश्वविद्यालय में वो पढ़ते भी हैं, पढ़ने के साथ साथ में वहां पर आपने एक पाठी होने की बात भी कही, उनकी असामान्य सहन शक्ति के बारे में भी बातें आती हैं कि किस तरीके से वो जब उनके पैर में बिच्छू काट जाता है और वो इवन दैन वो पोटेशियम परमैंगनेट के पानी में अपना पैर रख करके और बैठते हैं और किताबें उसी तरीके से पढ़ते रहते हैं, और जब पूछा जाता है तब कहते हैं कि बिच्छू ने पैर में काटा है, सर में नहीं। ऐसी असामान्य सहन शक्ति वाले वो श्री गुरु जी। आगे बढ़ते हैं, श्री गुरु जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, वहां से उन्हें श्री गुरु जी का उपाख्य ऐसा नाम प्राप्त होता है। और फिर आगे बढ़ते हुए क्रम में कैसे आपने जो सारगाछी की बात की, उस बात को थोड़ा सा और समझना चाहेंगे अजय जी, कि आध्यात्मिक व्यक्ति जब तक उसकी अनुभूति उसको नहीं होती तब तक वो आध्यात्मिक के क्षेत्र में क्या जा सकता है। ये अनुभूति श्री गुरु जी को कैसे हुई, कब हुई? जैसे पूर्व जन्म के संस्कार हैं, फिर इस युग में इस जन्म में पारिवारिक संस्कार हैं, और व्यक्ति कुछ न कुछ अपने जीवन की प्राथमिकता निश्चित करता है। तो उसी क्रम में जब वे अपने आध्यात्मिक साधना के दृष्टिकोण से सारगाछी के आश्रम में गए, तो उनके गुरु भाई अमिताभ महाराज से उनका संपर्क आया। स्वामी अखंडानंद जी के चरणों में वो रहकर वहां की सेवा शुश्रूषा, वहां आश्रम के सब जिम्मे के कामों को करने लगे। उसी समय अमिताभ महाराज के साथ उनका खुला वार्तालाप होता था। उनके मन की व्यग्रता वो व्यक्त भी करते थे कि मुझे तो यहाँ दीक्षा लेकर हिमालय की कनरों में साधना करने के लिए जाना है, व्यक्तिगत मोक्ष प्राप्ति के लिए जाना है। और प्रसंगवश अमिताभ महाराज चूंकि वहां पुराने थे, अखंडानंद जी के साथ बहुत उनका निकट का संपर्क था, तो माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, जिन गुरु जी की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने उनका मंतव्य अखंडानंद जी के सामने व्यक्त भी किया कि ये जो नया साधक आया है, इसको बहुत समय यहाँ रहते हो गया और इसकी इच्छा है जल्दी से जल्दी इसकी दीक्षा की व्यवस्था हो जाए, तो ये फिर अपना आगे का मार्ग निश्चित करे। तो अखंडानंद जी कहते हैं हाँ, अवसर आएगा तो उसकी भी सूचना देंगे। उसी बीच में उन्होंने उनको एक दिन कहा कि ये रसोई घर के जो बर्तन है, लगता है बहुत दिनों से इनको किसी ने ढंग से हाथ नहीं लगाया, तो बहुत कालापन इस पर आ गया है, काली में आ गई है, तो जरा आज इनको थोड़ा देख लो। कहते हैं श्री गुरु जी ने उनका इतना सा संकेत समझकर, अब वो भोजन बनाने के बड़े बड़े बर्तन थे, उन पर बहुत कालीमा आ गई थी, बहुत कार्बन उन पर जम गया था, इतना अच्छी रीति से उत्कृष्ट तरीके से गुरु जी ने, कहते हैं, रात भर बर्तन मांझ कर उनको इतना चमचमाता हुआ सुबह रख दिया मानो ये बिल्कुल नए खरीद कर लाए हुए हो। अखंडानंद जी उधर से घूमते हुए जब आए और उन्होंने बर्तनों की अवस्था देखी, तो उस समय तो उन्होंने कौन सा भाव व्यक्त किया या नहीं किया मालूम नहीं है, लेकिन अमिताभ महाराज को कहा कि देखो, इतनी उत्कृष्टता से इसने इस छोटे से समझे जाने वाले काम को किया, ये जिस काम को हाथ लगाएगा उसको सोना कर देगा, जैसे इन बर्तनों को उसने सोने जैसा कर दिया। तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि हाथ में आए हुए काम को भगवान की पूजा मानकर करना जी, तो ये सामान्य बात नहीं है, ये बहुत बड़ी आध्यात्मिक साधना की बात हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, आपने कहा सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ी आध्यात्मिक साधना की बात है, और यही साधना की बात उन्हें राष्ट्रीय कर्तव्य पथ पर आगे लेकर के जाती है। कहा जाता है अजय जी कि वो शंकराचार्य के पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हो सकते थे अगर वो संघ में नहीं आते तो। ऐसे में उस व्यक्ति के द्वारा चुनाव करना, क्योंकि हम लोग डॉक्टर साहब से उनके मिलने की और उसके बाद में संघ में आगे बढ़ने की, जब वो सरकार्यवाह बने उसके बाद में वो सरसंघ चालक बने, फिर आगे किस तरीके से चीजें परिणित हुई, चाहे वो 1947 की बात हो, गांधीवध, गांधी जी के असैसिनेशन की बात हो, या उसके उसके आगे की चीजें हो, लेकिन उससे पहले चुनाव करना, आपने कहा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में चुनाव करना होता है, लेकिन अध्यात्म में शंकराचार्य के पद पर जाने वाला व्यक्ति, संघ में उनको शुरू से तो नहीं पता था ना कि वो सरसंघ चालक बनने वाले हैं, वो तो राष्ट्रहित में कार्य करने वाले हैं, लेकिन यहाँ शंकराचार्य के पद पर जो व्यक्ति जाने के लिए संभावित हो सकता था, वो व्यक्ति वहां चला जाना, ये तो बहुत अलग विचित्र बात है। पूजनीय
डॉक्टर हेडगेवार जी, केशव बलिराम हेडगेवार, जो संघ के संस्थापक थे, जन्मदाता थे, उनसे गुरु जी का संपर्क आ गया था। तो गुरु जी के व्यक्तित्व को एक विशेष रीति से देखने के बाद डॉक्टर जी के मन में स्वाभाविक इच्छा जगी कि ये बहुत योग्य व्यक्ति है, अत्यंत विद्या विभूषित है, डिग्री प्राप्त है और आध्यात्मिक अभिरुचि के हैं। ये भी डॉक्टर जी को ध्यान में आया, क्योंकि नागपुर में रहने वाले एक सांवलाराम जो जन्म से अंधे थे, वो डॉक्टर जी के भी परिचित थे और गुरु जी के भी परम मित्र थे। तो एक बार जब गुरु जी बिना बताए सारगाछी चले गए, तो वो लंबे समय तक उनका कोई संदेश भी नहीं था। आज के समान उस तरह संचार के इतने साधन नहीं थे, मोबाइल वगैरह नहीं था। तो सांवलाराम जी से जब तक डॉक्टर जी की भेंट होती थी, पूछते थे कि आपके वो साधक मित्र कब आ रहे हैं। तो वो बताते थे कि इस प्रकार का है, देखो शायद आने वाले हैं, ऐसा वो भी अनुमान से ही बोलते थे, कोई समाचार किसी को था नहीं। डॉक्टर जी की वो व्यग्रता एक बेचैनी के रूप में प्रकट होती थी कि वो व्यक्ति कहाँ चले गए, उनको तो समाज में रह के काम करना चाहिए। और जब उन्होंने गुरुजी से संपर्क आने के बाद, गुरुजी के लौटकर आने के बाद जब उनसे वार्तालाप हुआ, तो डॉक्टर जी ने स्पष्ट कहा कि मातृभूमि संकटों से घिरी हुई हो तो व्यक्तिगत मोक्ष साधना का क्या कारण हो सकता है। हमारे सारे समाज को हम उस दुर्गति की अवस्था में छोड़ दें और अपने व्यक्तिगत कल्याण के लिए, व्यक्तिगत मोक्ष के लिए जाएं, तो इसका विचार कीजिए। कहते हैं कि दो महापुरुषों इस प्रकार का जब संवाद हुआ, तो सच्चाई से कही गई बात वो व्यक्ति के अंतरतम को स्पर्श करती है। और कहते हैं कि डॉक्टर जी का एक प्रकार से वो पावन स्पर्श उनकी अपनी जो मूल प्रवृत्ति थी अध्यात्म की, उससे उनको विरत कर देता है और वो डॉक्टर जी को क्रमशः अपना जीवन समर्पण करने की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। उस समय तक उन्होंने पूरा जीवन समर्पण नहीं कर दिया था, उसके लिए तो और लंबी कहानी है कि डॉक्टर जी के निकट सहवास में जब वो रहे, उसके पश्चात उन्होंने धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व की विराटता जब देखी, तब उन्होंने क्रमशः अपना संपूर्ण समर्पण डॉक्टर जी के चरणों में किया और संघ कार्य को अपना जीवन कार्य माना। डॉक्टर जी के कहने से, उनकी बात को सुनने से, समझने से, और जो उनके मन में पहले से था, वो संघ कार्य में आगे बढ़ते हैं, प्रवृत्त होते हैं और उसके बाद में सर कार्यवाह बनते हैं, सरसंघ चालक बनते हैं। उस समय भैया जी दानी भी वहां पर थे और भी बहुत सारे लोग थे। ऐसे में अजय जी, क्योंकि आप वरिष्ठ प्रचारक हैं, आपने इतना समय अपने जीवन जो है वो संघ को आपने भी दिया है, क्या ऐसी चीजें होंगी जो बाकियों से अलग डॉक्टर साहब को श्री गुरुजी में दिखी, जो बाकियों में नजर नहीं आई है? हालांकि ऐसा नहीं है कि बाकी लोग योग्य नहीं थे। भैया जी दानी का संपर्क तो उनका काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आ गया था, क्योंकि भैया जी दानी वहां पढ़ने के लिए गए हुए थे। और भैया जी ने जब गुरु जी से संपर्क आया तो डॉक्टर जी को समय समय पर समाचार दिया कि इस प्रकार नागपुर के रहने वाले एक बहुत योग्य प्राध्यापक यहाँ हैं, इत्यादि इत्यादि। डॉक्टर जी तब से मिलने के लिए उनसे मन में जिज्ञासा पाले बैठे थे। डॉक्टर जी ने बराबर उनको संकेत किया, उनको संपर्क में रखिए, संघ के निकट लाइए। और जब प्रत्यक्ष गुरु जी का संपर्क डॉक्टर साहब से आया, तो डॉक्टर जी के जीवन का समर्पण, उनकी तड़फन, मातृभूमि के प्रति कार्य की ललक, क्योंकि वो भी कलकत्ता के नेशनल मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की डिग्री प्राप्त डॉक्टर थे। और उस समय सारे मध्य प्रांत में कहते हैं 17 ही डॉक्टर थे। नागपुर शहर में उनके अलावा और एक डॉक्टर थे, केवल डॉक्टर मुंजे। उस काल में इतना बड़ा जिसको स्टेटस कैरियर वो कहते हैं, वो छोड़कर वो पूरा जीवन और उस प्रकार का काम जिसका कोई भौतिक दर्शन करने के लिए, कोई समझाने के लिए कोई विषय ही नहीं था उस समय। आज तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वरूप बहुत विराट है, बहुत सारे बड़े बड़े कार्यक्रमों से और संघ के द्वारा किए गए कार्यों से हम संघ को समझ सकते हैं। उस समय तो बताने के लिए कुछ भी नहीं था। उस कार्य के लिए ये व्यक्ति इतना तड़फता है कि नींद में भी, बीमारी जब थी, जीवन के अंतिम दिनों में डॉक्टर साहब थे, उस समय गुरुजी उनकी निकट से सेवा शुश्रूषा कर रहे थे, तो कहते हैं अचेत अवस्था में भी देश की दुरावस्था, देश की परिस्थिति, यही शब्द उनके मुंह से बड़बड़ाहट में निकलते थे। तो कहते हैं कि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का
प्रतिभाशाली छात्र रहा, प्राध्यापक रहा, मैंने वहां के 10,000 ग्रंथ पढ़े। तर्क वितर्क में मैं किसी से हार मानने वाला नहीं था, लेकिन इस महापुरुष को जो मैंने नजदीक से देखा तो मेरा सारा अहंकार विगलित हो गया, ऐसा गुरुजी के शब्द है। और उन्होंने कहा कि मैंने पूरा जीवन डॉक्टर जी के श्री चरणों में समर्पित कर। तो डॉक्टर साहब ने भी उनको पहचाना, हालांकि डॉक्टर साहब के साथ बहुत प्रारंभ के बहुत नजदीक के सहयोगी थे। डॉक्टर साहब उनकी भी प्रतिभा जानते थे और गुरुजी की भी प्रतिभा को उन्होंने तोला और गुरुजी ने उनका शुद्ध समर्पण देखा। शायद ये दोनों बातें इस प्रकार मिली जिसको कहते हैं ना मणिकांचन संयोग, ऐसा अपने को दिखाई देता। अजय जी, यहाँ तक की बात जब आती है कि अब वो आगे बढ़ जाते हैं संघ में, और मैं ये भी कहता हूँ कि गुरुजी का उनके अंतिम दिन में जब ये चीजें जो उन्होंने मणिकांचन सहयोग की आपने बात की आगे बढ़ती है, इस समय तक देश आजाद नहीं हुआ था। हम जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन में एक राष्ट्रीय शक्ति का समन्वय नहीं दिख रहा था किसी तरीके से, और इसीलिए वो आंदोलन बहुत प्रभावी नहीं हो पाया था और बहुत तरीके से वो चीजें भी हुई थी। लेकिन गुरुजी का ये चीज जो कहना कि संघ को पूरा झोंक देने के स्थान पर स्वयं सेवक जो है वो इसमें अपना कार्य करे, काम करे, तो ये जो सोच व्यवहार और उसके आगे की भी चीजें, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं, सरसंघचालक बनने के बाद आजादी के आसपास के समय तक। श्री गुरु जी 1940 में डॉक्टर जी के जाने के बाद सरसंघचालक बन गए। उस समय उनकी आयु 35-36 वर्ष रही होगी। इतने बड़े संगठन के अखिल भारतीय सर्वोच्च प्रमुख और आयु बिल्कुल युवावस्था की, कोई सामाजिक जीवन का बहुत अधिक अनुभव नहीं, लेकिन कहते हैं ना व्यक्ति अपने आंतरिक गुणों के बल पर एक सफल नेतृत्व देता है। तो श्री गुरु जी ने डॉक्टर जी से मिले हुए संघ कार्य को उस रूप में समझा, उसका यथार्थ उद्देश्य समझा था। डॉक्टर जी से स्पष्ट बातचीत में उनको ध्यान में आया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सब कुछ करेगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवल स्वयंसेवक तैयार करेगा और स्वयंसेवक सब कुछ करेगा। यानी संघ का मूल काम है व्यक्ति निर्माण, उसके लिए क्या है, शाखा साधन है। तो शाखा रूप में उस साधन का उपयोग करते हुए व्यक्ति निर्माण ये संघ का एकमेव काम रहेगा। लेकिन संघ से निर्मित स्वयंसेवक, संस्कार प्राप्त स्वयंसेवक समाज जीवन के सब क्षेत्रों में जाएगा। इसलिए जब आजादी के आंदोलन जैसा महत्वपूर्ण पड़ाव सारे देश में था, उस समय भी श्री गुरुजी ने संघ को उस रूप में आगे बढ़ाए चलने देकर और स्वयंसेवक को ये काम दिया कि आप भरपूर इस पूरी सामर्थ्य से पुनीत कार्य में लगो। और उस समय जेलों में जाने का, आंदोलन में सहभाग करने का बहुत लोगों ने किया। पूजनीय रज्जू भैया उस समय प्रयाग विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, छात्रावस्था में भी आंदोलन में गए, वे जेल में गए। ऐसे अनेक लोगों का प्रांत प्रांत में उदाहरण है। तो आजादी के आंदोलन में स्वयंसेवकों ने अपनी भूमिका निभाई, श्री गुरुजी ने संघ के नाते संघ को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया। ठीक है, संघ के नाते संघ को इन्वॉल्व नहीं किया, लेकिन आपने जो स्वयंसेवक की बात कही थी कि संघ कुछ नहीं करेगा और स्वयंसेवक कुछ छोड़ेगा नहीं, तो उन्होंने वहां पर भी नहीं छोड़ा और अपना चरित्र के जरिए देश के लिए जो कुछ करना पड़ सकता था वो किया। अब बात आती है जब संघ की, तो सेवा कार्यों की हमेशा बात आती है, खासतौर पर जब डिजास्टर्स होते हैं बड़ी बड़ी, चाहे वो सुनामी की बात हो, भूकंप की बात हो, केदारनाथ जैसी आपदा की बात हो, इवन इस आज के समय में कोरोना महामारी की बात हो, जब सेवा कार्य की बात आती है तो चाहे कितना भी कोई बड़े से बड़ा संघ का शत्रु क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा अप्रिशिएट करता है, क्योंकि संघ के अलावा कोई ऐसा संगठन इतना बड़ा नहीं है और इतना विस्तार से भी नहीं है कि इतने भाव के साथ में वो काम कर सके, इतनी प्रामाणिकता और इतनी कर्मठता के साथ में। ऐसे में 1947 में जब देश आजाद होता है, पाकिस्तान अलग होता है, यानी कि देश का विभाजन होता है, पूरे पंजाब में भय और आतंक का माहौल होता है, और उसके उस समय में जो लोग पाकिस्तान से हिंदू भारत आते हैं, वहां पर खास तौर पर पंजाब सूबे में जिस तरीके की सेवा का कार्य किया जाता है संघ के द्वारा, उसमें गुरुजी का आह्वान क्या था? उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जितनी भी सामर्थ्य और शक्ति थी, गुरुजी ने स्पष्ट स्वयंसेवकों को संकेत दिया था कि अंतिम हिंदू के सुरक्षित भारत आने तक स्थान नहीं छोड़ना, क्योंकि आबादी का जो स्थानांतरण हुआ इधर से,
ये स्पष्ट हो गया था ना कि इस देश के सब मुसलमान वहां जाएंगे और जी पश्चिम पंजाब में जो रहने वाले सारे सिंध प्रांत के और पश्चिम पंजाब के सब लोग इधर आएंगे। तो ये जो आबादी का स्थानांतरण हुआ उसमें बहुत बड़ी हिंसा हुई, हम सब जानते हैं, इतिहास उसका गवाह है। तो अप्रतिम बलिदान देकर, संघर्ष में अग्रिम पंक्ति में रहकर संघ के स्वयंसेवकों ने हिंदू समाज की रक्षा की। तो ये गुरुजी के नेतृत्व का ही कारण था। गुरुजी ने स्पष्ट कहा था कि तब तक मैदान नहीं छोड़ना, चाहे बलिदान देना पड़े। और गुरुजी के उस वाक्य को आप मर्म समझते हुए स्पष्ट रीति से संघ के स्वयंसेवकों ने वह सब कर्तव्य करके दिखाया, जबकि स्वयंसेवक तो सामान्य परिवारों के ही थे, उनको कोई बहुत ऐसी ट्रेनिंग नहीं होती थी, परंतु जो संघ शाखा पर संस्कार मिला और एक शारीरिक साधना, वो कसौटी पर उस समय था गया। तो आज इस प्रकार, वैसे तो मातृभूमि की सेवा में हमने क्या किया, इसका कोई बहुत गुणगान करना, बखान करना, ये अपने संघ की रीति रही नहीं है। परंतु अनेक स्वयंसेवकों ने, जिस प्रकार से आपने ये बात अभी व्यक्त की, ऐसे बहुत लोगों की इच्छा रहती है कि भाई उस समय का आप बताइए। तो ज्योति जला निज प्राण की, इस प्रकार का एक ग्रंथ अपने स्वयंसेवकों ने लिखा है। जी उसमें उस समय के सारे घटनाक्रम का बहुत जीवंत वर्णन, ठीक वो गुरुजी के नेतृत्व का दिग्दर्शन। ठीक। इसी के आसपास का समय आता है जब कश्मीर का, क्योंकि ये बहुत बहुत ही भारत के लिए परेशानी वाला समय था। हमने 1947 की बात की, उससे पहले भारत छोड़ो आंदोलन की बात की। अब बात आती है कश्मीर की, जब कबायलियों का आक्रमण होता है, महाराजा हरि सिंह, उनका मन डोल रहा होता है, इधर जाऊं या उधर जाऊं, तब सरदार पटेल, जिन्होंने, जो कि इसे वो जानते थे कि अगर महाराजा हरि सिंह के साथ में कुछ समन्वय करना है तो वो काम श्री गुरुजी ही कर सकते हैं। ऐसे में श्री गुरुजी का वहां पर जाना, महाराजा हरि सिंह को मनाना, और उसके बाद में पंडित नेहरू का संयुक्त राष्ट्र संघ में इस चीज को भेज देना, और फिर श्री गुरुजी का उस पर वक्तव्य, वहां आप क्या कहेंगे अजय जी? श्री गुरुजी का महाराजा हरि सिंह जी के साथ बहुत मित्रवत संबंध था। और जैसे आपने कहा कि उनकी मनस्थिति उस समय डावाडोल थी महाराजा हरि सिंह जी की, कि मुझे पाकिस्तान के साथ विलय करना है कि भारत में रहना है। भारत में विलय के साथ उनको कुछ मानसिक परेशानी लगती थी कि कश्मीर का विकास, कश्मीर की सुरक्षा ये हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये असमंजस उनके मन में था। तो जब उनको ऐसा लगा कि मेरा असमंजस कैसे दूर होगा, तो विलय के उस संधि पर हस्ताक्षर करने के आखिरी दिनों में महाराजा हरि सिंह ने विशेष विमान भेजकर गुरुजी को जम्मू बुलाया और उनसे परामर्श किया। गुरुजी ने असंदिग्ध शब्दों में उनको परामर्श दिया कि आपको भारतवर्ष के साथ रहना चाहिए, भारत की एकता अखंडता कश्मीर के विलय के साथ हुई है। महाराजा हरि सिंह जी का असमंजस दूर हुआ और उन्होंने बिना शर्त कश्मीर का भारतवर्ष में विलय का ये प्रस्ताव स्वीकार किया। उस समय जो कबालियों का आक्रमण हुआ और एक ऐसी स्थिति निर्माण हो गई कि भारतवर्ष की सेना को पहुंचने में वहां की जो हवाई पट्टी है श्रीनगर हवाई अड्डे की, वो सक्षम नहीं है हवाई जहाजों को उतरने के लिए। तो स्वयंसेवकों को जब संकेत दी गया तो रातों रात उन्होंने अप्रतिम परिश्रम करते हुए उस हवाई पट्टी को विमानों के सुरक्षित उतरने के लायक तैयार किया। तो इन सब पल पल की घटनाओं के गुरुजी साक्षी थे, गुरुजी उसका संकेत करते थे, और उसी आधार पर ये सारी स्थिति आज हम देखते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग। एक्चुअली कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और उस समय अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए भी स्वयंसेवकों में वो उत्साह का संचार करना। आपने हवाई पट्टी की बात की, किस तरीके से आसमान से एक तरीके से आपके गोले बरस रहे थे और निजी स्वयंसेवक जाकर के वहां पर काम कर रहा है। ये प्रेरणा जब तक कोई प्रेरणादायी व्यक्तित्व नहीं देगा, नहीं आती है। सरदार पटेल की हमने बात की अजय जी, और यही सरदार पटेल भी थे जिन्होंने ये भी कहा था, क्योंकि जब गांधी जी की हत्या होती है और उसके बहाने संघ पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, और जब श्री गुरुजी ये कहते हैं कि जिस संगठन, जिस देश के लिए मैंने सब किया है, तो मेरे कारण से उसके लिए रक्त की बूंदे अगर बहे तो ये गलत होगा, क्योंकि शायद स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं में भी उस समय आक्रोश रहा होगा। उस आक्रोश को कैसे सेटल आउट करना, ये श्री गुरुजी के व्यक्तित्व की मुझे लगता है कि बहुत बड़ी विशेषता रही होगी, क्योंकि संघ पर ये पहला प्रतिबंध था उस वक्त तक का। गांधी हत्या के फलस्वरूप जब संघ पर प्रतिबंध आया तो संघ का बहुत बड़ा स्वरूप उस समय नहीं था, और गुरुजी को सार्वजनिक रीति से बहुत अधिक लोग जानते भी नहीं थे।
और उनको तो जेल में बंद कर दिया था। लेकिन गुरुजी का सरदार पटेल और पंडित नेहरू जी के साथ जो पत्र व्यवहार है वो प्रकाशित हुआ है, वो पढ़ने लायक है। उसमें हम पाएंगे कि गुरुजी ने मर्यादा का एक शब्द का भी उल्लंघन न करते हुए पूरी दृढ़ता और स्पष्टता के साथ, प्रखरता के साथ अपनी बात की, और किसी प्रकार का कोई समझौता करते हुए संघ को कोई नीचे देखना पड़े, डॉक्टर जी के द्वारा मिले हुए संघ कार्य को किंचित भी इधर उधर न होने देने की स्थिति में स्पष्ट ध्येय को लेकर संघ बढ़ता रहे, इस प्रकार का उस पत्र व्यवहार में सारा वर्णन है। और उन्होंने उस परिस्थिति में से, यानी चारों तरफ झंझावात का वातावरण है, जैसे नौका तूफानों में फंसी हुई है और मल्लाह के पास कोई साधन नहीं है, लेकिन वो बहुत सुरक्षित उस नौका को निकालकर उस तूफानों में से बचाकर किनारे पर लगा देता है। वह स्थिति श्री गुरुजी की उस समय थी कि उन्होंने जेल में रहते हुए अपने स्पष्ट दृष्टिकोण, अपनी बात रखने के आग्रह और उस आधार पर कुशल नेतृत्व के द्वारा, लेकिन इसमें एक बात और ध्यान में आती है कि जब उन्होंने देखा कि पत्र व्यवहार का और सारी बात का कोई असर नहीं हो रहा है, तो फिर उन्होंने अंतिम जो हथियार जिसको बोलते हैं कि स्वयंसेवकों को कहा कि अब सत्याग्रह ही एकमेव मार्ग बचा है। तब जी फिर सारे देश में सत्याग्रह हुआ। और हमको आश्चर्य होगा, ये तथ्य है कि आजादी के आंदोलन में भी इतने लोग जेलों में नहीं गए थे जितने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिबंध हटाने के लिए जो सत्याग्रह किया गया, उस समय स्वयंसेवकों ने जेलें भरी। और तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शक्ति का प्रकटीकरण लोगों जी के सामने हुआ। ये सब गुरुजी के कुशल नेतृत्व के उदाहरण। एग्जैक्टली, आपने प्रकटीकरण की बात की, शायद इसीलिए सरदार पटेल ने कहा भी था कि अगर संघ में से प्रतिबंध हटता है तो सबसे खुश मैं होऊंगा, और मेरी खुशी की बात जो है उस समय मेरे साथ में जो लोग उपस्थित थे वो जानते हैं, और वो उन्होंने वो पत्र गुरुजी को शुभकामनाएं देते हुए लिखा था। आगे बढ़ते हैं अजय जी, और आगे बढ़ते हुए के क्रम में हम जरा बात करना चाहेंगे उस समय की जब श्री गुरुजी पाकिस्तान की नहीं बल्कि चीन की बात करते हैं और विस्तारवाद की बात करते हैं। आज जिस महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं, उस महामारी को कोरोना या कोविड तो कहा जाए ठीक है, लेकिन मूल रूप से उसको चाइनीज वायरस कहना ज्यादा ठीक लगता है, क्योंकि जहां से वो आया है, जिसने उसको प्राकृतिक रूप से बहुत कम लोग हैं कहने वाले, लेकिन हाँ अधिकांश यही बात मानस पटल में है जनता के कि ये कृत्रिम रूप से बनाया हुआ वायरस है, जो किस तरीके से देशों की पॉलिटिक्स में झूल करके और उसके बाद में फैलाया जा रहा है। इट्स अ बायोलॉजिकल वॉर। ऐसे चीन के लिए श्री गुरुजी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में जो बातें कही थी, और कैसे वो 1962 के युद्ध में सच साबित होती हैं पंचशील के सिद्धांतों और हिंदी चीनी भाई भाई के विरुद्ध, उस बारे में। जिन महापुरुषों का अपने देश के साथ तादात्म्य रहा है, उनमें से श्री गुरुजी भी एक थे। और देश के साथ तादात्म्य होने के कारण उनको सारी शुभ अशुभ घटनाओं का आभास होता था। तो 62 में चीन के आक्रमण के पर्याप्त समय पूर्व, क्योंकि गुरुजी का सारे देश भर में साल में 2 बार परिक्रमा होती थी, 33 साल के जीवन में उन्होंने 66 बार परिभ्रमण पूरे देश का किया। ये एक विश्व रिकॉर्ड है। किसी भी देश के महापुरुष ने अपने देश की इतनी परिक्रमा शायद नहीं की होगी। तो गुरुजी उसलिए इस कारण से उस सारे जन समाज से भी प्रत्यक्ष जुड़े हुए रहते थे और सब प्रकार की घटनाओं का उनको आकलन भी रहता था। और मैंने जैसा कहा कि उनके जीवन में अध्यात्म का पुट था, इसलिए उनको एक दृष्टापन के भाव से आगे का दिखाई देता था। तो चीन के आक्रमण के पहले जब उनका दौरा हो रहा था, तो उस समय अनेक जनसभाओं में, और मुझे एकदम स्पष्ट ध्यान है कि चूरू जनसभा में तो उन्होंने संभवतः 13 अक्टूबर का दिन था 1962, वहां भाषण में ही कहा कि मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि चीन हम पर आक्रमण करेगा। और उस समय तो ये हिंदी चीनी भाई भाई ये नारे सब लग रहे थे, और हम एक बड़े ऐसे विशेष कल्पना लोक में विचरण कर रहे थे। तो अखबारों ने अक्षर से गुरुजी को पागल संज्ञा देकर लिखा अगले दिन, ये क्या पागलपन की बात बोलते हैं गुरु गोलबर्ग, ऐसा कोई विषय ही नहीं है, चीन हम पर आक्रमण क्यों करेगा। तो बहुत लोगों ने उसकी आलोचना।
संघ के स्वयंसेवकों को भी थोड़ा सा असहज लगा कि गुरुजी ने इस प्रकार की बात क्यों बोली। तो ये अक्टूबर की बात है और शायद दिसंबर के अंदर चीन ने हमला कर दिया। जी उसके पहले जब असम में उनका प्रवास था गुरुजी का, जी तो जिस घर में वो ठहरे थे, अगले दिन वो बोले कि रात भर मुझे नींद नहीं आई। घर के लोगों को चिंता हुई, उन्होंने बहुत चिंतित स्वर में पूछा कि गुरुजी ऐसे क्या कष्ट हुआ, क्या बात हुई। बोले मुझे इस प्रकार से लगने लगा कि चीन कुछ हम पर हमला करने वाला है। ये उस चूरू की घटना से भी पहले की बात, ठीक है। वहां उन्होंने बोला। सब कुछ होने के बाद जब लोगों ने अनौपचारिक रीति से गुरुजी को एक बार पूछा कि गुरुजी आपने इस प्रकार की भविष्यवाणी जैसी बात बोली और वो सही सिद्ध हुई, कैसे हुआ? आपने एक बार तो ये भी कहा था कि ये चीन कहीं परमाणु परीक्षण कर रहा है। तब उन्होंने कहा कि जी ब्रह्मपुत्र नदी में मरी हुई मछलियां बड़ी संख्या में मैंने जब देखी, तो उसमें मुझे ध्यान में आया कि चीन ने कोई परमाणु परीक्षण ऊपर किया है, उसका ही असर है। तो इस प्रकार की कुछ सत्यान्वेषी बातें ये उनके यथार्थ प्रवास में भी ध्यान में आती थी, और एक अध्यात्म का फूट रहने के कारण, अध्यात्म का जीवन में स्थान रहने के कारण आगे का उनको दिखाई देता था। ऐसा हम कह सकते। अब बिकॉज उन्होंने तिब्बत के बारे में भी कहा था कि तिब्बत की भूमिका जो ले लिया गया था चीन ने, उसका भी उन्होंने विरोध कहा था, लेकिन वो चीजें हुई नहीं शायद, और उनकी उस बात को मानना ही सरकार के द्वारा सम्मान देना ही कहा जाएगा कि 1963 के गणतंत्र दिवस पर 3000 स्वयंसेवक घोष के साथ गणवेश में, संघ की गणवेश में शामिल होते हैं, तो वो एक अद्वितीय क्षण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए रहा होगा। जैसे ये जो युद्ध के घटनाक्रम में स्वयंसेवकों का स्थान स्थान पर सहयोग, सेना को भी सहयोग और नागरिक प्रशासन को भी जो सब प्रकार का सहयोग हुआ। दिल्ली में ही जब घायल सैनिकों के लिए रक्त देने की बात आई, तो संघ के स्वयंसेवकों ने आगे बढ़कर, जबकि सारे सिविल अस्पतालों ने अनुपलब्धता बता दी थी, सेना के अस्पतालों में भी इतना रक्त नहीं था। अमृतसर से घायल सैनिकों की ट्रेन अगले दिन दिल्ली पहुंचने वाली थी, और उस ब्रिगेडियर ने जब आवश्यकता सब जगह की ध्यान में लेने के बाद लगा कि कहीं उपलब्धता नहीं है, तो फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिल्ली झंडे वाला कार्यालय पर फोन किया और वहां व्यवस्था का आश्वासन मिला, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। और अगले दिन जब उन्होंने देखा कि हमने तो लगभग 250 लोगों के खून लेने की बात कही थी, यहाँ 500 लोग खून देने के लिए उपलब्ध हैं, उनके आश्चर्य का और प्रसन्नता का पारावार नहीं था। तो कहीं ट्रैफिक व्यवस्था संभालने की बात हो, कहीं भोजन पहुंचाने की बात हो, ऐसे भरपूर जब कामों में स्वयंसेवकों ने सहयोग किया, तो पंडित नेहरू जी को तो उस समय सारी बात ध्यान में आती थी, सारी उनकी सीआईडी की रिपोर्ट से भी उन सब बातें उनको पता लगती थी। इसलिए उन्होंने मन बनाया कि ऐसे देशभक्त संगठन को इस बार की गणतंत्र की परेड में न्योता देकर बुलाना चाहिए, और इसलिए वो घटना साकार हुई। अजय जी, उस दौर में तो मोबाइल भी नहीं थे, कोई इस तरीके से संपर्क नहीं हो सकते थे कि आपने इंटरनेट पर, आप आज दिल्ली में बैठे हैं, मैं जयपुर में बैठा हूँ, हम लोग संपर्क कर रहे हैं, ये सब कुछ उस दौर में नहीं था। तो ऐसा क्या व्यवस्था पहले डॉक्टर साहब ने, उसके बाद में गुरुजी ने उसमें किस तरीके से परिवर्तन किया या उसको आगे बढ़ाया और उसको सुधारा निखारा कि जहाँ 250 लोग चाहिए थे वहां 500 आ जाते हैं, और कैसे एक से एक कड़ी जुड़ती हुई चली जाती है और समाचार पहुंच जाता है वहां जहां पहुंचना चाहिए होता है। इसके लिए तो अपने को संघ की कार्य पद्धति को ही देखना पड़ेगा। जो अपना शाखा तंत्र है संघ का, उसमें स्वयंसेवकों के साथ प्रतिदिन का जीवंत संपर्क रहता है। प्रभात शाखा में जगाने की व्यवस्था होती है, किसी भी प्रकार का मौसम हो। तो जब रात को ये तय हो गया कि हमको 250 लोग चाहिए खून देने के लिए, तो जो एक इलाका तय हुआ था पीरागढ़ी से लगने वाली जो रिंग रोड, मुझे इस घटना को अंजाम देने वाले जो अधिकारी थे, मेरा भाग्य कि मैंने उनसे सारा वर्णन सुना था, इसलिए मैं आपको ये सब बात बता रहा हूं। उन्होंने कहा, मैं उस समय दिल्ली महानगर का प्रचारक था, मेरी ब्रिगेडियर महोदय से बातचीत हुई थी और मैंने उनको ये इलाका बताया, और सुबह कहा कि 5 बजे आप मिलिट्री के ट्रक्स भेज दीजिए, इतना ध्यान रखिए कि इतनी बड़ी संख्या में ट्रक आने चाहिए कि हमारे सब लोग तुरंत मिलिट्री अस्पताल में जाएं, खून देकर तुरंत उनको 8 साढ़े 8 बजे अपने काम पर जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने उस प्रकार की प्रभात शाखाएं चुनी, क्या इस प्रकार के रिष्ट पुष्ट अच्छे स्वयंसेवक आते हैं, उनको जाकर रात को जगाकर सूचना दी। 3 बजे तक मैं आखिरी मुक्ति शिक्षक को बताकर, जगाकर, सूचना देकर फिर वापस कार्यालय आया। घंटे भर में वापस तैयार होकर फिर से उस जगह पहुंचा जो स्थान तय हुआ था।
जी। तो कहते हैं कि ब्रिगेडियर साहब स्वयं अपनी जीप में वो देखने के लिए आए हैं कि 5 बजे ट्रक आने वाले हैं, इनके लोग आने वाले हैं, तो देखे तो सही कोई है भी कि नहीं वहां। तो कहा कि सड़क के किनारे किनारे लंबी दूरी तक लगभग 500 लोग वहां थे। तुरंत ट्रक्स आए, स्वयंसेवक में बैठे, गए, सबका खून लिया गया। मिलिट्री ने कहा कि भाई हमारे नियम के अनुसार हम 10 रुपया प्रति व्यक्ति देते हैं जिसका हम रक्त लेते हैं। स्वयंसेवकों ने जी। कहा कि ये पैसा हम नहीं लेंगे, हम रक्त बेचने नहीं आए, हम तो कर्तव्य भाव से अपने सैनिकों के लिए रक्त देने आए। तो कहते हैं वो 10,000 रुपया बहुत जद्दोजहद के बाद घायल सैनिकों के लिए दूध और फल की व्यवस्था करो, इस बिंदु पर स्वयंसेवक मान्य हुए, उन्होंने उस बात को स्वीकार किया। तो ये ऐसे बहुत सारी घटनाएं संघ के जीवन में। जी। तो ये जो सूचना तंत्र है ना, ये जी। मोबाइल तो ठीक है आज साधन है, उसका भी उपयोग करते हैं संघ की यंत्रणा में, परंतु उस पर अवलंबित नहीं रहे, उस प्रकार का कभी नहीं रहा, ठीक बात। जीवंत संपर्क। 1962 की बात की हमने, 1963 की बात की, आपने ये वाली जो संघ का एक रीति नीति है, जो सूचना तंत्र है, उसके बारे में बताया। 1965 का सन आता है, पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करता है। हम लोग देखते हैं राजनीतिक क्षेत्रों में अजय जी, जब चर्चाएं होती हैं तो राजनीतिक लोग शामिल होते हैं, लेकिन ये एक बड़ी विचित्र सी बात थी कि भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री उन राजनीतिक लोगों में एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के मुखिया को भी बुलाते हैं, और न केवल बुलाते हैं, विशेष विमान भेजा जाता है कि उनको लेकर के आओ। ऐसा किस लिए? सर्वदलीय बैठक थी, उसी का प्रसंग था, हम्म। और उसी में गुरुजी तो राजनेता नहीं थे, हाँ। एक बड़े सांस्कृतिक सामाजिक संगठन के प्रमुख थे, और गुरुजी के व्यक्तित्व का वैशिष्ट लाल बहादुर शास्त्री जी अच्छे से समझते थे, राष्ट्र जीवन में उनकी महत्ता भी वो जानते थे, इसलिए उन्होंने उस बैठक में विशेष रूप से गुरुजी को आमंत्रित किया। और प्रसंगवश मैं बता रहा हूँ, श्रीपाद अमृत डांगे जो विख्यात कम्युनिस्ट नेता थे, वो भी उस बैठक में थे, सर्वदलीय बैठक होने के नाते। तो बार बार वो योर आर्मी शब्द प्रयोग करते थे, शास्त्री जी को संबोधित करते थे। तो जी। गुरुजी ने एक बार उनको टोकर कहा, योर आर्मी नहीं, अवर आर्मी कहो, ये अपने देश की सेना है। जी। हर मुद्दे पर सजग रहना और किसी भी ऐसी अनुचित बात से समझौता नहीं करना, ठीक। ऐसी गुरुजी की विशेषता थी। और गुरुजी ने उस समय भी सब प्रकार की परिस्थिति में हमारे स्वयंसेवक बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, सेना का सहयोग करेंगे, प्रशासन का सहयोग करेंगे, जनता को सुरक्षा देंगे। और इसलिए बाड़मेर के सीमा पर मेरा भाग्य रहा कि मैं उधर भी विभाग प्रचारक के नाते रहा। तो जी। उस काल में जो स्वयंसेवकों ने कार्य किया था, उसका जीवंत चित्रण वो मेरे को सुनने को मिला है। उधर भी जब सैनिकों की ट्रेन वहां जाती थी और वहां से फिर मोर्चे तक जाने की व्यवस्था होती थी, तो रेलवे स्टेशन के ऊपर भोजन बनाकर देना, कहते हैं कि लगभग 3 महीने तक वो कैंटीन वहां चली है प्लेटफॉर्म के ऊपर, रेलवे प्रशासन ने अनुमति दी थी। और बड़े एक मनोरंजक किस्सा है कि उस समय ये पूड़ी बेलने की मशीन उस समय आविष्कृत होकर आई थी बाजार में, और इनका दावा था कि 1 घंटे में ये पूड़ी बेलने की मशीन इतनी पूड़ियां बेलेगी। तो स्वयंसेवकों के काम करने की गति ये थी कि वो उस जो कंपनी ने घोषित किया था रिकॉर्ड, उसको भी तोड़ करके उससे अधिक पूड़ियां बेलने का और ये उदाहरण रखा। और उस समय जो शहर का सहयोग मिला अप्रतिम, सभी व्यापारियों ने तेल के पीपे, आलू की बोरियां, आटे की बोरी, भरपूर सहायता की। और कहते हैं कि सैनिकों को, क्योंकि ट्रेनें आती रहती थी, जी। आने वाली ट्रेन को उसमें जो पूरे सैनिक हैं सब डिब्बों में, उनको भरपूर अच्छा भोजन कराना, ये एक लंबा काम किया स्वयंसेवकों ने। फिर पर बंकर बनाने हैं तो सैंड बैग भरकर देना, रात रात भर वो काम करते थे। सुबह उनको जाकर अपनी दुकान पे भी जाना है, नौकरी पर भी जाना है, तो रात भर इधर सेना का सहयोग करना और अगले दिन अपने दिन भर काम भी करना। कितना जबरदस्त स्वयंसेवकों का रोल उस समय रहा होगा। तो नेतृत्व के संकेत के कारण ही होता है, और उस प्रकार का संस्कार मिला है इसके कारण। अजय जी, क्या ये बात सच है कि उस बैठक में, जिस सर्वदलीय बैठक की आपने बात कही है कि जहाँ पे डांगे जी से उन्होंने ये बात कही, क्या ये भी बात श्री गुरुजी ने कही थी कि
पाकिस्तान को पूरी तरीके से मिटा देना वही एक हल है और वो होना चाहिए। केवल उनकी युद्ध सामग्री को नष्ट करना इतना से काम नहीं चलेगा। एकदम इस बारे में मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैंने ये कहीं पढ़ा नहीं, परंतु जो परिस्थिति है उसमें हम विजय प्राप्त करें, इस टेक पर गुरुजी का आग्रह था। ठीक, यहाँ से चीजें आगे बढ़ती हैं 1965 में भी। ये वो काल है जब भारत ने बहुत युद्ध झेले हैं, कबायलियों से शुरू होकर के 1950 के बाद में 1962, फिर 65, फिर 71 जब आता है। और खासतौर पे हम इसमें साथ साथ में गुरुजी के इस्लाम पर विचार के बारे में भी, क्योंकि उनकी जो विचार नवनीत है, बंच ऑफ थॉट्स के बारे में बहुत हमेशा चर्चा होती है और उस पर पूरी एक चर्चा अलग से भी की जा सकती है, वो भी हम लोग करने की कभी कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर 1971 में जब भारत पाकिस्तान से युद्ध लड़ता है और नए देश बांग्लादेश का जन्म होता है, उस जन्म के समय, क्योंकि आज हम देखते हैं जब बांग्लादेश भी भारत के लिए परेशानी का सबब बना रहता है, पाकिस्तान भी भारत के लिए परेशानी का सबब बना रहता है, यानी कि जिस देश को जन्म भारत ने दिया वही भारत के लिए परेशानी का सबब बन गया। और इस परेशानी को तब बताने वाले श्री गुरु जी थे। जी नहीं, ये जो विषय है कि इस देश में रहने वाले मुसलमानों के बारे में गुरुजी का क्या दृष्टिकोण है, तो गुरुजी कहते थे कि ये पूजा पद्धति बदली है, लेकिन ये सब बाहर से नहीं आए हैं। आज की भाषा में जैसे हम बोलते हैं कि डीएनए सबका एक है, केवल पूजा पद्धति बदलने से और वह व्यक्ति बाहर का है ऐसा तो नहीं है। राष्ट्रीय का भाव जगे, भारत माता को सब अपनी माता माने और यहाँ के राष्ट्र जीवन में सब रस हो। तो ये जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो विषय है कि उसमें बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, भारतवर्ष हो, ये मिलाकर एक सांस्कृतिक दृष्टि से एक इकाई है। इसमें राज्य अलग अलग हो सकता है, परंतु एक दूसरे के मत का सम्मान करना, तीर्थ यात्राओं पर सहज रीति से आना जाना और सब एक विराट समाज के अंग हैं, इस भावना से व्यवहार करना। फिर पूजा पद्धति हमारी कोई सी भी हो, ठीक, असंदिग्ध शब्दों में गुरु जी बात बोलते जी। और जो बांग्लादेश का जब जन्म हुआ था उस समय जो गुरुजी की बात थी कि अगर ही ऐसा ना हो कि हमें एक देश से सामना करना पड़ रहा है और उसके बाद में दो स्वतंत्र देश, पूर्व और पश्चिम, दोनों हमारे विरोधी हो जाए, दोनों हमारे शत्रु हो जाए। तो ये आधार क्या था गुरुजी का इस बात को कहने का? अखंड भारतवर्ष, अखंड भारत भूमि हमारी आराध्य है, ये भावना सब में रहेगी तो इस प्रकार की कोई संकट नहीं आएगा, ऐसा ही गुरुजी का मानना। इस रूप में उन्होंने प्रबोधन किया, सारे समाज का भी प्रबोधन किया, स्वयंसेवकों का भी। आपने अखंड भारत की बात की और अखंड भारत पे जब पाकिस्तान अलग हुआ था भारत से 1947 में, उस समय भी गुरुजी ने कहा था कि ये विभाजन हमें स्वीकार नहीं है और ये अंतिम सत्य नहीं है। अगर अंतिम सत्य नहीं है तो कोई और सत्य भी हो सकता है। गुरुजी के पदचिन्हों पर चलते हुए क्या कोई आप सत्य इस समय के माहौल में देख पा रहे हैं? नहीं, गुरुजी के अलावा ऐसी बात तो योगी अरविंद जी ने भी कही कि विभाजन समाप्त होकर रहेगा, ये उनकी स्पष्ट उक्ति है। सावरकर का भी यही उद्देश्य था और ये उनके जीवन की संकल्पना भी थी कि सिंधु नदी भारतवर्ष का अभिन्न अंग बनकर रहे। तो श्री गुरुजी उसी परंपरा के महापुरुष थे, इसलिए उन्होंने कहा कि ये विभाजन कृत्रिम है और जब योग्य परिस्थिति जब आएगी तो ये विभाजन समाप्त होकर के रहे। दृष्टा लोगों की कही हुई बातें हम देखते हैं, परिस्थितियां उसी दिशा में जा रही है आगे। अजय जी, जब आप राजनीतिक परिस्थितियों की बात करते हैं तो ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें संघ का कोई स्वयंसेवक नहीं गया हो। हमने शुरुआत में ही कहा कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, ये दो प्रधानमंत्री जो दो प्रचारक रहे हैं, उसके बाद में वहां से आए। ऐसे ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात करें, नानाजी देशमुख की बात करें, ये अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, फिर नरेंद्र मोदी, ऐसी पूरी की पूरी बड़ी एक श्रृंखला है। और इस श्रृंखला में जो शुरुआती नाम है वो गुरुजी ने ही दिए, वो वहां पर गए। तो राजनीति के क्षेत्र में एक संगठन जो हिंदुत्व की विचारधारा से आधारित हो, जनता जनसंघ के नाम से खड़ा करना और उसके बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तित होना 1980 में,
ये विचार गुरुजी के मन में किस प्रकार आया होगा? क्योंकि एक सांस्कृतिक संगठन है और आप एक राजनीतिक नया एक मंच जो है वो खड़ा करने जा रहे हैं। आपने बहुत सही बात पूछी। उसके लिए थोड़ा वापस पीछे जाते हैं। जी। की हत्या के फलस्वरूप संघ पर प्रतिबंध लगा था और उस प्रतिबंध में संघर्ष के बाद जब बाहर आए, तब एक स्वयंसेवकों के वर्ग में से ही एक वर्ग ऐसा खड़ा हुआ जिसने कहा कि हमारा भी राजनीतिक मंच पर बोलने वाला कोई नेतृत्व होना चाहिए, यानी सीधी सीधी एक राजनीतिक दल इस नाते हमको बनना चाहिए। गुरु जी ने कहा भाई हमारा तो काम व्यक्ति निर्माण का है। हालांकि सरदार पटेल का भी आह्वान था कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे आपके अच्छे संगठन को कांग्रेस सेवा दल में विलय कर दीजिए तो हम प्रतिबंध अभी हटा देते हैं। ये उसमें भी बात आई थी। और जब स्वयंसेवकों के अंदर से भी ये बात आई, एक अच्छे प्रभावी लोगों ने उस समय कहा, तो गुरुजी ने कहते हैं कि सबकी उन्होंने सुनी एक बार, और एक सप्ताह बाद वो उनके सब बातों का जवाब देने के लिए वो बौद्धिक सत्र होता था। उस समय जो भी उपलब्ध लोग थे जिन्होंने गत सप्ताह में सारी समस्याएं रखी थी, सब बातें अपना मंतव्य रखा था, अगले सप्ताह जब गुरुजी की बात, आज गुरुजी उस विषय में अपना स्पष्टीकरण या परामर्श देने वाले हैं, इस जिज्ञासा से जब सब लोग आए तो गुरुजी ने कहते हैं दूर क्षितिज की ओर देखते हुए एकदम जैसे उस समय उनको भान ही नहीं है कि चारों ओर मेरे कोई बैठे हैं, वो स्वयं से ही जैसे बात कर रहे हैं। और उनका एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, उन्होंने कहा आई विल बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग। सब कुछ अगर समाप्त हो जाएगा तो मैं प्रारंभ से प्रारंभ करूंगा, लेकिन मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उसी दिशा में चलाऊंगा, उसी दृष्टि से चलाऊंगा जिस दिशा और दृष्टि को डॉक्टर जी ने मुझे सौंपा है। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी आए और उन्होंने कहा कि गुरुजी मुझे आप अनुमति दीजिए, मैं तो कर सकता हूं, आप तो संघ चलाइए। तो कहते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उन्होंने इस बात की सहमति दी कि आप अगर राजनीतिक दल चलाते हैं तो हम आपको योग्य कार्यकर्ता देंगे। और फिर उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय जी को उनका नियोजन उस राजनीतिक क्षेत्र में किया, तो भारतीय जनसंघ बना। और भारतीय जनसंघ 1977 तक आया। 77 के बाद 78 में जब ये सरकार बनी और दोहरी सदस्यता का मामला हमारे अनेक महानुभावों ने उठाया, आप सब जानते हैं, तो उसके कारण से फिर ये जनसंघ के जो प्रमुख लोग थे उन्होंने एक अलग राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के नाम से बना। तो ये सारी राजनीतिक यात्रा इस रूप। काफी बात हुई है और अंतिम में जो कि आपने शुरुआत में एक बात बोली थी कि गुरुजी के कारण से कई लोग ऐसा भी समझ लेते हैं कि संघ के गुरुजी यही हैं, लेकिन जब हम नागपुर की बात करते हैं और रेशम बाग की बात करते हैं, जहां एक तरफ एक मूर्ति के रूप में डॉक्टर साहब जो है वो विराजमान है और दूसरी तरफ चंदन की लकड़ी एक तरीके से वहां वो सजी हुई है और समिधा रूप में वहां श्री गुरुजी विराजमान होते हैं, तो ऐसे में आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? क्योंकि जब ये कभी जन्मदिन मनाने की बात आती थी या कभी कुछ और बात आती थी, व्यक्ति पूजा से हमेशा उन्होंने संकोच किया, तो क्या संगठन आज भी उसी रीति नीति से और उन्हीं आदर्शों पर काम करता आ रहा है? गुरुजी का मूलतः आध्यात्मिक पिंड था, ये तो हमने जाना ही है, और वो प्रसिद्धि परांगमुख थे। सहज में वो स्वयंसेवकों के बीच में अनेक बार बौद्धिकों में, चर्चा में, लेखन में, भाषण में, सब जगह बोले हैं वो कि मातृभूमि की सेवा का प्रचार क्यों? यदि हम भारत माता को अपनी माँ मानते हैं, हम इसके सुपुत्र हैं, तो अपनी माँ की सेवा का प्रचार तो कोई नहीं करता दूरदर्शन पर या समाचार पत्रों में। इसलिए वो प्रसिद्ध परांगमुख थे। और अपनी मृत्यु के पहले उन्होंने 2 पत्र लिखकर छोड़े थे। एक में मेरे बाद कौन सरसंघ चालक रहेंगे, यानी बाला साहब देवरस संघ की सारी कार्यकाज कामकाज को संभालेंगे, एक में उनके सरसंघ चालक की घोषणा, और दूसरे में कहा मेरा स्मारक इत्यादि नहीं बना, किसी भी प्रकार की शव का संस्कार, शव का श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं, ये शब्द था उसका। तो स्मारक नहीं बनाना, इसका उद्देश्य क्या था कि वहां स्मृति मंदिर है, जो डॉक्टर जी की प्रतिमा जिसमें लगी है, बस वही पर्याप्त है। डॉक्टर जी साक्षात ध्येय रूप थे, ध्येय आया देह लेकर, ऐसा हम गीत में भी बोलते हैं, वो ध्येय रूप थे, उनका हमने स्मारक बनाया है, बस वो पर्याप्त है, मेरा स्मारक इत्यादि नहीं बनाना, ये गुरुजी की घोषणा थी। तो ये एक अप्रतिम उदाहरण है।
आज जीते जी तो लोग अपना पद प्रतिष्ठा मान और इमेज बिल्डिंग इसके लिए कंपनियों को हायर करते हैं, कितना उस पर खर्चा करते हैं। और जी जीते जी अनेक लोग चाहते हैं कि मेरी मूर्ति अभी लग जाए, पता नहीं मेरे बाद में कोई लगाएगा कि नहीं लगाएगा। ऐसा भी हम देखते हैं आजकल सार्वजनिक जीवन में। जी जी ऐसे जी में बहुत विलक्षण बात है, आसान बात नहीं है। एग्जैक्ट सारी देश और दुनिया को दिशा दर्शन करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को छोटे से पौधे से वटवृक्ष बनाने वाले श्री गुरु जी। और अपनी बातचीत में एक बात और नहीं आई, मैं आखिर में जोड़ देता हूं जी जी कि जी जो जी विविध क्षेत्र में बोलते हैं, आपने भाजपा तो कहा, जी विश्व जनसंघ के मैं संदर्भ में मैं भाजपा का विश्व को नाम तो लेना आया। चाहता था, विश्व हिंदू परिषद की बात भी करना चाहता था, और जिसने उडुपी में जो है हाँ, हिंदू सहोदरा सर्वे न हिंदू मैं पतितो वही भवेत की जो बात आई थी, इवन ईसाई मिशनरियों के जो प्रचार का काम हो रहा था, वहां पर भी जो उन्होंने बात बोली, जी, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जी कहिए। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने समाज जीवन को स्वस्थ करने के लिए, एक सुपरिवर्तन लाने के लिए लगभग 35 संगठन अखिल भारतीय स्तर पर आज शुरू किए हुए हैं। जी उसमें से अधिकांश तो श्री गुरु जी के ही नेतृत्व में, उनके समय में ही विकसित हुए, प्रारंभ हुए जी और विकसित हुए। और मैं बहुत गौरवान्वित इसलिए हूं, मैं आज विश्व हिंदू परिषद में संघ योजना से काम कर रहा हूं। तो श्री गुरु जी प्रेरणा, मार्गदर्शन और ये करके तो अनेक संगठनों उन्होंने शुरू करवाया, लेकिन विश्व हिंदू परिषद में प्रत्यक्ष स्थापना में गुरु जी का हाथ है। जी 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 बिल्कुल ठीक है। 1964 में मुंबई में पवई के सांदीपनि साधनालय में जो प्रथम बैठक हुई और जिसमें विश्व हिंदू परिषद का संविधान घोषित हुआ और स्थापना हुई, उस गुरुजी में उस बैठक में प्रत्यक्ष गुरुजी थे। और उन्हीं के इनिशिएटिव से विश्व हिंदू परिषद धार्मिक जगत में कार्यरत होने के लिए अस्तित्व में है। तो आज बहुत सारे संगठनों का इसी प्रकार है। और जी उडुपी में जो धर्माचार्यों का सम्मेलन हुआ, जी विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ, और उसके अंदर बहुत ऐतिहासिक घोषणा हुई सामाजिक समरसता की दृष्टि से कि हिंदवे सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। गुरुजी ने कहा मेरे जैसे व्यक्ति की कहने की बात समाज नहीं स्वीकार करेगा, अगर संत ये बात कहें तो संतों का समाज जीवन पर प्रभाव है। तो आप सोचिए, मैं बहुत आदर और श्रद्धा के साथ बोलता हूं कि कुछ काल पहले तक सारे संत महात्मा भिन्न भिन्न धाराओं के एक मंच पर आने में संकोच करते थे, किसी भी कारण से वो आते नहीं थे। लेकिन जी गुरुजी की विनम्रता, गुरुजी की नेतृत्व कुशलता और उनका संपूर्ण व्यक्तित्व का ये चमत्कार था कि उडुपी के हिंदू सम्मेलन में वो एक मंच पर ही नहीं आए, उन्होंने सारे समाज में समरसता की आवश्यकता बताने वाला और हिंदू समाज में इस प्रकार की उद्घोषणा करने वाला ये ऐतिहासिक काम ये उडुपी के हिंदू सम्मेलन में हुआ। ये गुरुजी के नेतृत्व का चमत्कार। एग्जैक्टली, बहुत सुंदर बात आपने कही है कि ये उनके नेतृत्व का और एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की बात आती है, और उसी व्यक्तित्व के कारण से सब चीजें निकल करके सामने आती है। अगर कोई हमारी चर्चा में और कोई बिंदु आपको रह लगता है कि ये और हमें थोड़ा सा शामिल करना चाहिए, या फिर आपका कोई संदेश हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि जब जीवन चला जाता है तो जीवन के बातें रह जाती हैं, उनके संदेश रह जाते हैं, और उन्हीं संदेशों पर क्या हम अब चल पा रहे हैं, कितना चल पा रहे हैं, कितना यात्रा शेष है। श्री गुरुजी अपने माता पिता की 9 संतानों में एकमेव ऐसे जीवित बचे थे। ये एक जबरदस्त तथ्य है। लेकिन उन्होंने अपना सारा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित किया, और जिसको बोलते हैं ना संघ सृष्टि, इसको प्रारंभ से लेकर, यानी डॉक्टर जी ने तो 15 साल ही संघ का काम स्थापना की बात से किया, जी उसके बाद तो उनका देहावसान हो गया। किस रूप में गुरुजी ने उसको अपने हाथों लिया, और कहते हैं कि गुरुजी का सारा जीवन अगर देखते हैं तो वो संकटों से टकराने के लिए ही था। जी उस प्रकार के सारे जीवन को एक यशस्विता के साथ गुरुजी ने जिया, समाज और संघ के स्वयंसेवकों का नेतृत्व और मार्गदर्शन किया, और उनके सारे जीवन के कर्तृत्व को जीवन के आखिरी दिनों में, क्योंकि उस समय तक संघ के स्वयंसेवक भी अनेक लोग प्रेस में आ गए थे, जी तो एक पत्रकार स्वयंसेवकों ने गुरुजी के एक अनौपचारिक वार्तालाप को प्रकाशित किया। तो स्वयंसेवक भी था और पत्रकार भी था, तो उसने गुरुजी को कहा कि गुरुजी,
आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में योगदान की दृष्टि से आप क्या कहना चाहेंगे? तो गुरुजी ने कहा कुछ भी नहीं, मेरा तो शून्य योगदान है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। उस स्वयंसेवकों ने हंसते हुए कहा कि नहीं, आप मुझसे मजाक क्यों करते हैं, आप सही सही बताइए, आपका तो कर्तृत्व कौन नहीं जानता, आपका योगदान किससे छिपा हुआ है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप अपने योगदान को किस रूप में बताते हैं। तो गुरुजी ने कहा मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, मेरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शून्य योगदान है। इतना कह सकता हूं कि जो डॉक्टर हेडगेवार से मुझे मिला था, अगर मैंने कुछ किया है तो उसमें बिना किसी मिलावट के उसको यथारूप मैंने आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है। बाकी जो कुछ मिला वो डॉक्टर जी का ही है सारा। कितनी जबरदस्त विनम्रता है, प्रचंड कर्तृत्व, उसमें कोई शक नहीं है। मैंने जैसे अभी निवेदन किया कि इतने सारी संगठनाओं को फलना फूलना प्रारंभ से लेकर ये सब गुरुजी के काल में, प्रतिबंध में से निकाला गुरुजी ने संघ को, क्या था उस समय। इतना सब होने के बाद इतनी विनम्रता, और फिर उनका एक, बहुत सारे महापुरुषों का एक ध्येय वाक्य संकलन करने का उस समय की धर्मयुग पत्रिका में हुआ। तो गुरुजी ने बहुत आग्रह के बाद उनको एक बहुत संक्षिप्त सबसे छोटा लिख करके दिया, मैं नहीं तू ही। जी, यही है, बहुत बड़ी भी लिखी, जी, मैं नहीं, यानी मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, तू ही था। समाज को उन्होंने देवता मानकर उसकी आराधना की, यही उनके जीवन का सार है। और गुरु जी के बाद जो श्रद्धांजलियां देने वालों का मंतव्य प्रकट हुआ वह विलक्षण है। उसमें विचारों से घनघोर असहमति रखने वाले बिलिटजी जैसे अखबार ने भी उनके बारे में जो लिखा है वो पढ़ने लायक। गुरु जी को जानने वाले, गुरु जी की विचारधारा से अनुकूलता रखने वाले उनके बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन बिलिट जैसे अखबार ने सारगर्भित परंतु यथार्थ रूप गुरु जी के व्यक्तित्व का उल्लेख किया है। गुरु जी के विचारों से असहमत रखने वाले, उनका पूरी जिंदगी विरोध करने वाले ऐसे राजनेताओं ने गुरु जी की मृत्यु को एक महान घटना बताया। उनके जीवन को तो विलक्षण बताया ही है, लेकिन उनकी मृत्यु भी बहुत महान थी। इस प्रकार का ऐसा श्री गुरु जी का एक व्यक्तित्व है, उसको हम उस रूप में देखें, उससे प्रेरणा लें। बाकी जैसे मैंने शुरू में कहा कि गुरु जी के ऊपर बोलना बहुत कठिन है, उनको समझना तो बहुत ही कठिन है। जितना हमने उनके बारे में सुना और पढ़ा है, उसमें से हम अपना कर्तव्य इस मातृभूमि की सेवा में किस रूप में आगे ले जा सकते हैं, ये सबके वैयक्तिक चिंतन का विषय है। इतना ही मेरा सबसे विनम्र अनुरोध। आपने बहुत सुंदर तरीके से अपनी बात को रखा है, और श्री गुरुजी के बारे में हम लोगों को वाकई में पढ़ना चाहिए, क्योंकि केवल 1 घंटे का ये कार्यक्रम देखने से आपके पास में स्थितियां साकार नहीं हो सकती। चाहे आप बंच ऑफ थॉट्स पढ़ें, चाहे आप विचार नवनीत पढ़ें, या फिर श्री गुरुजी समग्र पढ़ें, और बहुत छोटी-छोटी पुस्तकें भी होती हैं। मैं एक छोटी-सी पुस्तक दर्शकों को दिखाता हूँ। ये जयपुर राजस्थान से निकलती है। होवे शेषाद्री जी ने ये पुस्तक लिखी है, ज्ञानगंगा प्रकाशन से प्रकाशित है। ये पुस्तक को अगर आप छोटी-सी पुस्तक भी पढ़ते हैं तो भी आपको अंदाजा होगा कि किस तरीके से श्री गुरुजी का व्यक्तित्व और कृतित्व हमारे सामने आता है। उसके बाद में अगर बड़ा ग्रंथ पढ़ने से तो न जाने कौन-कौन से चीजें, कौन-कौन से अध्याय और कैसी-कैसी ज्योति, जो आपने बात की थी कि ज्योति जला निज प्राण की, बाती गढ़ बलिदान की, तो वो जो आपकी जीवन की ज्योति है, वो जो बाती है, उसमें जो लौ जगेगी, उस लौ का प्रकाश सब जगह होगा, और जो लोग अभी अंधेरे में रह रहे हैं वहां तक भी उसकी रोशनी से वो लोग आलोकित हो सकेंगे। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। सभी दर्शकों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और आभार। श्रीमान अजय जी पारिक जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इतना समय हमारे लिए निकाला और श्री गुरु जी के चिंतन, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर इतना बात आपने कही है। बहुत बहुत आभार। नमस्ते।